करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समास स्टैंडर्ड 9th हिंदी व्याकरण। 9th क्लास में हिंदी व्याकरण में 4 ठो पाठ पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़े थे कल शब्द निर्माण। उसमें 2 चीज़ आते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, आदि बहुत सी बातें मैंने आपको बताई थी। दूसरा चैप्टर जो है वह है समास। समास में दूसरा चैप्टर समास है। तीसरा चैप्टर जो है वाक्य भेद है। चौथा चैप्टर जो है वह अलंकार है। यही 4 चीज़ हमको पढ़ना है इस वर्ष में। हिंदी व्याकरण में 4 को पाठ पढ़ना है, टोटली 4 पाठ। शब्द निर्माण जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय हैं। दूसरा समास है और उसके भेद है। तीसरा जो है वाक्य है, वाक्य भेद है। चौथा जो है अलंकार है। बस यही 4 चीज़ें व्याकरण पढ़नी है। उसके बाद अपठित गद्यांश और पद्यांश है, पत्र है, लेख है। बस तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आपको थोड़ा समय डिटेल्स करके आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको प्रश्न हल करने में भी सहूलियत हो, समझने में भी ठीक, जल्दबाजी नहीं हो, ठीक से आप समझ जाएं। तो आइए हम पढ़ते हैं समास, जिसको अंग्रेजी में हम कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे समास क्या है, समास की परिभाषा पढ़ेंगे। उसमें दिया हुआ है समस्त पद, ये क्या है। उसके बाद में विग्रह क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, यही सब बात आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम समास की परिभाषा, ठीक है। रेडी। समास की परिभाषा: जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं, तब एक नया पद बनता है। इस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बात समझ में आ गई। आइए हम इसको परिभाषा बोर्ड पर दिया हुआ देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद का मतलब होता है शब्द, मतलब 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर। विभक्ति का मतलब वही कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से जो कारक का चिन्ह होता है उसी को हम विभक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं, तब एक नया पद बनता है, मतलब नया शब्द बनता है, नया पद बनता है। इस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी दोनों शब्द जब आपस में मिल जाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा, एक पद बन जाएगा, ठीक है ना। और उस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं, राजपुत्र, राजा का पुत्र। देखिए इसमें का जो विभक्ति है जब वो हट जाएगा तो राजा और पुत्र बचेगा, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा राजपुत्र। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति को छोड़कर, यहाँ का जो है राजा का पुत्र, का हटा देंगे तो हो जाएगा राजपुत्र, यही समस्त पद बोलेगा, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो एक नया पद बनता है। यानी नया पद क्या है, राजपुत्र। गंगा का जल यानी गंगा जल। तो जब 2 या 2 से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तब एक नया पद बनता है। इस एक पद बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बात समझ आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
विशेषताएं, मतलब समास की क्या विशेषताएं, सब विशेषता इसी परिभाषा में है। देखिए, समास में दो पदों का योग होता है, दो पद जब आकर के मिलेंगे समस्त पद बनाएंगे, यही उसकी विशेषता है कि दो पद आकर के एक में मिल जाएंगे। दूसरा है, दो पद जब मिलेंगे तो एक पद की रचना करेंगे, जैसे राजा और पुत्र, दो शब्द है, जब आकर के मिल जाएंगे तो एक पद बनेगा, यानी राजपुत्र। तीसरा बात है, सबसे पहले दोनों पदों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह है, जैसे राजा का पुत्र, तो का जो है विभक्ति चिन्ह है तो का हट जाएगा, यानी विभक्ति का लोप हो जाता है, यह इसकी विशेषता है समास की। तीसरी बात है कि समास में कभी पहला पद प्रधान होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है, और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, और किसी किसी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यही तो इसकी विशेषता है। ठीक है, अब हम देखेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? देखिए, हिंदी व्याकरण में किसी किसी व्याकरण में 4 भेद बताया है, किसी में 6 भेद बताया है, और किसी में 7 भेद बताया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर संपूर्ण भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 7 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, द्विगु समास। नंबर 2, द्विगु समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। नंबर 4, क्रमधारय समास। नंबर 5, बहुब्रीहि समास। नंबर 6, तत्पुरुष समास। और नंबर 7, नय समास। इस तरह से आपने जाना कि समास के 7 भेद होते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसमें देखेंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं, विग्रह किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा जानते हैं। तो सबसे पहले समस्त पद किसे कहते हैं? देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप, गंगा जल, गंगा और जल दोनों शब्द मिला तो गंगा जल बना। हाथों हाथ, तीनों दिन, रातों रात, यथाशक्ति, चंद्रमुखी, पीताम्बर, दशानन, लंबोदर, माता पिता, यही है, ये सभी शब्द। अब कहता है समास विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह का आप जानते हैं, तोड़ना। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। कहता है समास विग्रह किसे कहते हैं, स्पष्ट करें। तो देखो, समस्त पद को पृथक पृथक करने की विधि को, अर्थात अलग अलग करने की प्रक्रिया को विग्रह कहते हैं। जब समस्त पद है, ठीक है ना, उस समस्त पद को हम अलग अलग कर देंगे, तोड़ देंगे, ऐसी तोड़ने की प्रक्रिया ही विग्रह कहलाती है। तो आइए जानते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। तो समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद को हम अलग अलग कर देंगे और जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लिखेंगे वहीं हम उसे समासिक विग्रह कहेंगे। यानी समासिक विग्रह का अर्थ समास के शब्दों को अलग अलग कर देना, पृथक पृथक यानी अलग अलग करना। जैसे देखिए, गंगा जल, गंगा जल है, इसको अलग अलग करेंगे, गंगा अलग हो जाएगा और जल अलग हो जाएगा। गंगा जल यानी गंगा अलग, जल अलग, यानी गंगा पृथक हो गई और जल अलग हो गया। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि समस्त पदों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम समासिक विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जो जल, यानी ये अलग हो गया गंगा और जल हो गया अलग, मिल करके बना गंगा जल। घुड़सवार, घुड़ जोर सवार, घुड़सवार का अर्थ होता है घोड़े की सवारी। चंद्रमुख, चंद्र सा मुख यानी चंद्रमा के समान मुख, इसी को कहते हैं चंद्र सा मुख। तो मैंने अभी आपको बताया
कि समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समझ गए? आइए देखते हैं। अब हम जानेंगे समास के भेद जो हम 7 को बताए हैं आपको। 7 भेदों में सबसे पहला भेद आता है आपको अव्ययी भाव समास। इसमें हम आपको 4 बातें बताएंगे। अव्ययी भाव समास को पहचानने की 4 बातें होगी। सबसे पहला बात यह होगा कि हम कैसे समझेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो आइए गौर करते हैं। हम परिभाषा के अनुसार ही देखेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो जिस समासिक शब्द का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो उससे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद का मतलब पहला पद। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी बाद वाला पद। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है राजपुत्र, राजा का पुत्र दिया राजपुत्र, राज पूर्व हो जाएगा और पुत्र जो हो जाएगा उत्तर पद हो जाएगा। यानी समास में 2 पद होते हैं, 2 शब्द होते हैं। पूर्व को कहते हैं पहला और उत्तर को कहते हैं आगे वाला यानी बाद वाला। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। तो आइए हम पढ़ा देते हैं आपको अव्ययी भाव समास। ठीक है, और इस अव्ययी भाव समास में देखेंगे इसमें 4 प्रकार के चीज़ हम आपको बताएंगे, जिससे आपको पढ़ने में या समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जिस समासिक शब्द का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसके लिए आपको जानना होगा कि अव्यय क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन से अव्ययी शब्द होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में हम आपको बताएंगे कि अव्यय जो है कौन कौन होते हैं। जैसे आपको पहले बताया गया है यथाशक्ति। यथाशक्ति एक शब्द है जिसमें यथा जो है पूर्व है यानी पहले है। तो यथाशक्ति में पूर्व पद यथा है, तो यथा शब्द जो है अव्यय है। इसलिए यथाशक्ति, यथामति, यथानुसार, ठीक है, यह जो है अव्यय है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं या कहेंगे। ठीक है, दूसरा प्रकार की अथवा में है कि अव्ययी भाव समास पहचानने की और बात क्या है। जो शब्द बार बार आए, जो शब्द बार बार आए उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। शब्द बार बार आए जैसे हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, ये शब्द क्या है बार बार आ रहे हैं। ठीक है ना? तीसरा बात है इसमें जिस समासिक शब्द में पहले उपसर्ग लगा हो, ठीक है, जिस समासिक शब्द में पहले उपसर्ग लगा हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखेंगे उपसर्ग क्या है। ठीक है, उपसर्ग जैसे अनु, अनु, प्रा, अति, आ, बे, ठीक है, ये सब उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय में मैंने कल बताया था आप लोगों को पिछले क्लासों में कि उपसर्ग किसे कहते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है ना, शब्द के पहले, जैसे प्राचीन लिखा हुआ है तो प्रा अजोड़ चीज, तो प्रा जो है उपसर्ग है, प्रारंभ है, ठीक है ना, चाहे पुरातन है। ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास में पहचानने का नियम यह है कि जिस समासिक शब्द के पूर्व में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास है। तीसरी बात है कि जिस समासिक शब्द के अंत में अक्ष लगा हो, जिस समासिक शब्द के अंत में अक्ष लगा हो उसे हम क्या कहेंगे अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो अव्ययी भाव समास की 4 परिभाषा मैंने आपको बताया। सबसे पहला परिभाषा था कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो। दूसरा परिभाषा था कि जो शब्द बार बार आए। तीसरा परिभाषा था कि जिस समासिक शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो। चौथा हमने बताया था कि जिस समासिक शब्द के अंत में अक्ष लगा हो। ठीक है, तो 4 प्रकार के डिफिनेशन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में यह बात समझ में आ गई होगी कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया समास, समास के भेद,
समास की विशेषताएं, समास के प्रकार, और एक उसमें से एक डेफिनेशन हमने आपको आज बताया अव्ययी भाव। जिसे मैंने आपको बताया था कि जिस समासिक शब्द का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन बताया था जो शब्द बार बार आए उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन मैंने बताया था कि जिस शब्द समासिक शब्द के पहले उपसर्ग लगा हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। और चौथा डेफिनेशन मैंने बताया था कि जिस समासिक शब्द के अंत में, मतलब लास्ट में, जिस समासिक शब्द के अंत में अक्ष लगा हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, अब आपको बात यह समझ में आ गई होगी कि समास की परिभाषा क्या है, समास की क्या विशेषताएं हैं, समासिक विग्रह किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, और उसमें पहला भेद जो अव्ययी भाव समास मैंने आपको बताया, तो अव्ययी भाव समास क्या है और यह इसकी परिभाषा से मैंने आपको बता दिया कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। इसका 4 ठो हमने आपको डिफिनेशन बताया था ना। तो चारों डिफिनेशन को याद रखेंगे, तब आपको कोई भी शब्द जब आएगा तो आप आसानी से उसको पकड़ लेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले 1 मिनट आप ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यहाँ बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, सिर्फ इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, और इसको नोट करके याद करेंगे। फिर अगला जो है अव्ययी भाव समास के बाद जो है 6 ठो और बचा, 7 ठो मैंने बताया था जिसमें एक ही था। इसके बाद आप पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बाद द्विगुणी समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, नए समास। सभी समास की परिभाषा जो है हम आपको बारी बारी से उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे। तो जो मैंने आज आपको बताया, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर इसी के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।